जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का 14वां पाठ खान पान की बदलती तस्वीर। ये एक कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो प्रयाग शुक्ल जी हैं। ठीक है ना। तो ये है खान पान की बदलती तस्वीर, एक कहानी, और इसके रचयिता, इसके लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। और कहानी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में बता देती हूँ मैं आपको कि जो प्रयाग शुक्ल जी हैं, उन्होंने इस कहानी में, इस खान पान की बदलती तस्वीर कहानी में, आधुनिक युग जो है, जो आजकल चल रहा है युग, तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण, जो पश्चिमी सभ्यता माने जो विदेशों से आई सभ्यता है, उसके कारण जो हमारे खान पान की जो तस्वीर बदली है, उसके बारे में ये पाठ बनाया है, लिखा है उन्होंने कहानी के रूप में कि इसमें हमारे खान पान में कैसे बदलाव आया है, हम क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ हम पसंद करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में इस पाठ में प्रयाग शुक्ल जी ने बताया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। देखिए ये नक्शा है भारत का। इसमें ये पूरा दिया हुआ है। देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ से जो जो ये हमारे राज्य हैं हमारे, तो उनके बारे में है ये सारी चीज़ें। तो इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर बनती है, खाने में कौन सी अच्छी चीज़ है, राजस्थान में कौन सी फेमस डिश है जो खाई जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी खाई जाती है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, इन सब चीज़ों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रस्म अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत में भी हर शहर में उपलब्ध हैं। देखो मैंने अभी बताया ना कि दक्षिण भारत के दक्षिण की तरफ जो जो हमारे राज्य हैं, वहाँ पर ये इडली, डोसा, सांभर, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, ये कहाँ पर आ गए हैं, उत्तर भारत में भी आ गए हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, है ना, तो उत्तर भारत की तरफ भी ये डिश जो हैं, ये जो खान पान की जो चीज़ें हैं, ये सब इधर की तरफ भी आ चुकी हैं, उपलब्ध हो चुकी हैं, है ना। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। जो उत्तर भारत में जो ढाबे पे खाना खाया जाता है ना, ढाबे होते हैं जगह जगह, आपने देखे होंगे। तो वहाँ पर जो ढाबा संस्कृति है, माने ढाबे हर जगह खुल गए हैं, पूरे देश में फैल गए हैं। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड होते हैं तुरंत भोजन, माने जो बहुत जल्दी तैयार होकर मिल जाते हैं आपको। उनमें क्या, उनका चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो पहले जो क्या होता था कि चाइनीज़ नूडल्स क्या हैं, ये चाइना में बनते थे नूडल्स, लेकिन अब जो हैं ये हर जगह उपलब्ध हो गए हैं। इन चाइनीज़ नूडल्स से कोई भी अब अजनबी नहीं रह गया है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम लोग खाते ही हैं, घरों में, सबके घरों में बनती हैं नूडल्स वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें बनने लगी हैं। तो इन चीज़ों से अब हम परिचित हो चुके हैं, हम सब जान गए हैं कि ये है कहाँ की डिश और कहाँ हर जगह मिलती हैं। अब तो इन्हें फास्ट फूड कहते हैं, तुरंत भोजन मतलब कि बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं ये, तो इसलिए इन्हें फास्ट फूड कहते हैं। ठीक है ना। तो इनसे कोई भी अजनबी नहीं रह गया है। आगे कह रहे हैं कि 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं, है ना। 2 मिनट्स नूडल्स मतलब कि 2 मिनट में बनकर जो तैयार हो जाते हैं नूडल्स, उनसे तो अब पैकेट में बंद होते हैं ये चीज़ें। और इन्हें तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी जान चुके हैं, परिचित हो चुके हैं, मतलब इनको जान चुके हैं, अजनबी नहीं रह गए हैं, जान पहचान हो गई है 2 मिनट्स नूडल्स के साथ। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह से जो स्थानीय नमकीनें थी, उनकी जगह
क्या हो गया है, आलू के जो चिप्स हैं वो विज्ञापित रूप से तेज़ी से अपनी जगह बनाते जा रहे हैं कि जो चिप्स हैं उनकी तो उनका विज्ञापन जो पत्रकार हैं मतलब ये चैनल्स पे आते हैं तो आलू के चिप्स जो हैं इनके ज़्यादा ही एडवर्टाइज होती है और सभी घरों में ये जो है अपनी जगह चिप्स जो हैं वो अपनी जगह बनाते जा रहे हैं आलू वाले चिप्स। गुजराती ढोकला गांठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। गुजरात की जो फेमस डिश है क्या है, ढोकला और गांठिया, ये भी अब हर जगह मिल जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है ना। जो बंगाली मिठाई थी रसगुल्ला वगैरह ये सब चीज़ें ये भी अब हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं। पहले तो क्या होता था, इनको सोचकर बस इनकी चर्चा ही करते रहते थे कि रस भरी होती हैं, लेकिन अब जो है शहरों में पहले की तुलना में ये अधिक उपलब्ध होने लगी हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलने लगे हैं। ठीक है ना, कि जो स्थानीय व्यंजन कहते हैं कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान पर जो बनने वाली व्यंजन जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है ना, स्थानीय व्यंजन होते हैं जो जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर जो विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं वो स्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। अब क्या हुआ है, अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो मध्यवर्गीय जो परिवार है ना, जो मिडिल क्लास बोलते हैं जिन्हें, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं, उनके जीवन में ये जो भोजन है ये विविधता बनाता जा रहा है, उनकी जगह बनती जा रही है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। तो जो क्या होता था, ब्रेड जो है अंग्रेज़ों का भोजन है। ब्रेड ज़्यादातर अंग्रेज जो लोग हैं वो खाते थे पहले। तो अब क्या हुआ है कि ब्रेड सहाबी ठिकानों तक सीमित नहीं है। सहाबी ठिकाने मतलब पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज किया है तो साहब ही रहते थे, साहब की तरह रहते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि ब्रेड जो है सहाबी ठिकानों तक ही सीमित नहीं है, अब कस्बों तक भी पहुंच गई है। कस्बों तक, छोटे छोटे कस्बों में और शहरों में पहुंच गई है ब्रेड, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय जो हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, वो उनके घरों में क्या होती हैं, ये ब्रेड सेकी और तली जाती हैं, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। खान पान की जो ये तस्वीर बदली है, जो संस्कृति बदली है, उससे कौन प्रभावित हुआ सबसे ज़्यादा? नई पीढ़ी जो आजकल के लोग हैं, जो पहले से स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती हैं। तो क्या हुआ है कि जो पहले जो स्थानीय व्यंजन थे उनके बारे में ये नई पीढ़ी जो है बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। लेकिन जो नए अभी व्यंजन आ रहे हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती है ये नई पीढ़ी। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। जो स्थानीय व्यंजन थे वो भी अब घटने लगे हैं। बम्बई की जो है पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में छोटी हुई है। जो क्या कह रहे हैं कि पाव भाजी और छोले कुलचे की दुनिया बढ़ी तो है, लेकिन क्या हुआ है कि स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में ये छोटी हो गई है। कि कहने का मतलब ये है कि इनका महत्व बढ़ा भी है और धीरे धीरे नई पीढ़ी में ये कम भी हुआ है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही कि जैसे पहले होते थे। मथुरा के पेड़े, मथुरा में पेड़े फेमस हैं, आगरा का पेठा फेमस है और नमकीन। तो ये आगरा और मथुरा के जो पेड़े हैं अब उनमें वैसी बात नहीं रह गई है जैसी पहले होती थी। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। गुणवत्ता में माने उनको बनाने की प्रक्रिया में, क्योंकि अब जो है लोगों के पास समय नहीं है, जल्दी में रहते हैं कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, और सामान जो है अच्छा नहीं बनाते हैं। पहले क्या होता था, शुद्ध सभी चीज़ों का शुद्धि से प्रयोग होता था, घी शुद्ध होता था। अब मिलावट ज़्यादा होने लगी है।
तो इसलिए इन सब चीज़ों की गुणवत्ता जो है, इनकी क्वालिटी, गुणवत्ता मतलब जो इनकी क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। जिसके मौसम में जो फल आते थे, मौसम में जो फल और खाद्यान्न आते थे, वो उनसे जो व्यंजन बनाए जाते थे, अब उन्हें बनाने की भी फुर्सत लोगों के पास नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साहस है। माने क्या कह रहे हैं कि अब जो है सभी जो महिलाएं हैं वो भी वर्किंग हो गई हैं, वर्किंग वूमेन हो गई हैं, माने कामकाजी हो गई हैं, जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं, तो अब उनके पास समय नहीं रह गया है। जो पहले की महिलाएं थी वो तो बाहर जाकर काम नहीं करती थी, तो इसलिए उनके पास बहुत समय रहता था। खरबूजा क्या होता है, वो गर्मियों में आता है और उसके बीज सुखाकर और उनको छिलकर उनको खरबूजे की मिठाई बनाई जाती है। उन जो बीज हैं वो बहुत तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो है अब महिलाओं के पास समय ही नहीं रह गया है इन सब कामों के लिए, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता है। अब क्या होता है कि जो काम करती हैं महिलाएं, सुबह ही 8 बजे चली गई हैं, रात को 8 बजे वापस आई हैं, तो क्या होता है कि जो फास्ट फूड है, मतलब तुरंत भोजन होता है, उसको ही ज़्यादा सब पसंद करते हैं, और जिसमें टाइम लगता है, जिसमें समय लगता है बनाने में, उसे सब अवॉइड करते हैं कि इसमें समय लग रहा है तो उसको बनाना नहीं चाहते, क्योंकि पहले ही वो थके होते हैं और खाना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि गृहिणियाँ जो हैं कामकाजी हो गई हैं, और अब खरबूजे छिल कर सुखाना अब क्या हो गया, उनके लिए दुस्साहस हो गया है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, है ना। यही कह रहे हैं कि अब क्या हो रहा है कि स्थानीय व्यंजन जो हैं उनमें बनाने में कमी आ गई है, और जो देसी विदेशी व्यंजन हैं जो जल्दी बन जाते हैं, फास्ट फूड, उन्हें बनाने पकाने में अब सुविधा होने लगी है। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। जो अब क्या होता है कि जो रेसिपी बुक आती है ना, व्यंजन पुस्तिका, मतलब कि जिसमें कुछ खाने की चीज़ों के बारे में बताया जाता है, कि उसमें लिखा होता है उसका बनाने का तरीका। तो व्यंजन पुस्तिकाओं में अब क्या होता है कि जो गृहिणियाँ हैं व्यंजन पुस्तिकाओं में से देखकर व्यंजन तैयार करती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। तो जो लेखक हैं कह रहे हैं कि जो अब जो शहरी जीवन में भागम भाग है, मतलब जो शहरों में रहने वाली औरतें हैं और आदमी हैं, सब क्या हैं, काम पर ही सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। तो इस सब को देखते हुए भी कि ये स्थिति जो है स्वाभाविक लगती है कि जो फटाफट तुरंत भोजन तैयार होता है उसे ही सब लोग खाएं। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी तो लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है ना। जो महंगाई है इसने भी धीरे धीरे क्या किया है, कई चीज़ों से वंचित किया है। कैसे कि जो व्यंजन शुद्ध मिलते थे, जैसे जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। पहले शुद्ध मेवे मिलते थे, लेकिन अब क्या है, सब मिलावट होती है, तो इसलिए भी सब इस चीज़ से बचते हैं कि चलो घर की जो शुद्ध चीज़ें बनती थी पहले, वो अब बनना कम हो गई हैं। जैसे त्योहारों पे घर की ही मिठाइयाँ बनती थी, लेकिन अब क्या होता है, जो ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड कंपनियां हैं, वो सोचते हैं कि उनकी मिठाई ले लें और बस ख़त्म। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं कि जो अब खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति मतलब जो पूरे भारत में तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, अलग अलग तरह की, तो जो जल्दी बन जाती है ना, मिश्रित संस्कृति हो गई है, मैंने खान पान की जो मिश्रित संस्कृति हो गई है, इसके सकारात्मक पक्ष हैं। गृहिणियाँ जो कामकाजी हैं वो क्या करती हैं, जल्दी बनने वाले व्यंजनों की विधियों को देख रही हैं, उनको उपलब्ध हैं, वो उन्हें ज़्यादा प्रेफर करती हैं। नई पीढ़ी को देश विदेशी
विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। जो नई पीढ़ी है उन्हें देश और विदेश की जो चीज़ें जल्दी बनने वाली हैं उन्हें जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों से, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है ना। क्या कह रहे हैं कि मतलब अब जो नई पीढ़ी है उन्हें ये सारी चीज़ें पैक्ड फूड मिल जाता है, तो ये इसलिए वो इन्हीं चीज़ों के पीछे ज़्यादा जा रही है नई पीढ़ी। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। जैसे जब आज़ादी के बाद क्या हुआ कि विकास होने लगा देश में और नई नई फैक्ट्रियां बनी, तो उसमें क्या हुआ कि गांव से लोग निकलकर शहरों में तबादले होने लगे, नौकरियों में तबादले होने लगे, माने ट्रांसफ़र होने लगा जब लोगों का। तो जैसे कोई दक्षिण भारत का है, इडली डोसा बनाता है, तो वो स्कूल में सब एक साथ पढ़ते हैं बच्चे, तो जो बच्चों को पता लगेगा कि हाँ, पता लगने लगा कि इडली डोसा भी कोई डिश है, और वो जब टिफ़िन खुलते हैं बच्चों के, तो क्या कह रहे हैं, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। ठीक है ना। आज़ादी के बाद जो उद्योग धंधों और नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। तो क्या कह रहे हैं कि जब ये तबादले हो गए, बच्चे जब एक साथ टिफ़िन खोलते हैं, तो उसमें तरह तरह के भोजन, मध्यवर्गीय जो परिवार हैं उनमें बच्चों के टिफ़िन में अलग अलग तरह के खानों की खुशबू उठती है। आगे कह रहे हैं, हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं, कि खाने की चीज़ों से भी हम एक दूसरे को पहचानते हैं कि ये कौन सी प्रांत का है, कौन सी धर्म का है। हम खाने पीने की चीज़ों से भी पहचानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में सब ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं राष्ट्रीय एकता में भी साथ देती हैं, कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के में बनने वाली चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, वहाँ की बोली के बारे में भी जानेंगे, वेशभूषा के बारे में भी जान पाएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रांत से बच्चे जो हैं, लोग हैं, काम करने के लिए दूर दूर जा रहे हैं, तबादले हो रहे हैं, है ना। तो सबकी वेशभूषा भी हमें पता चल जाती है कि कौन किस तरह के कपड़े पहनता है, कौन किस तरह से बोलता है, कौन किस तरह का खाना खाता है। ये सब चीज़ों को जानने का अवसर मिलता है। और कहें, इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। जो स्थानीय व्यंजन हैं, जो मतलब जो जिस जगह पर बनाए जाते हैं, उनका पुनरुद्धार भी जरूरी है, कि वो भी बनाए जाने चाहिए, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन है। कि ये चीज़ें अब बहुत कम हो गई थी ना बननी। जो स्थानीय चीज़ों को छोड़कर अलग अलग प्रांत की चीज़ों को बनाना और खाना पसंद कर रहे हैं लोग। तो जो कह रहे हैं कि जिन्हें अब पुरानी चीज़ें कहा जाने लगा था, पुराना चलन कहा जाने लगा था, तो उनका भी पुनरुद्धार जरूरी है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा मतलब 5 स्टार होटल्स में ही ये सब चीज़ें बनती हैं, वहाँ पर ही ये सब चीज़ें मिलती हैं एक साथ, सारे प्रदेशों की चीज़ें। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएं, तो यह एक दुर्भाग्य होगा। कि मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं, जो स्थानीय व्यंजन हैं वो उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए बनाना। जो हमारे फेमस डिश हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। त्योहारों पे भी अब क्या होता है कि जो जल्दी बन जाती हैं चीज़ें उन्हें ही बनाया जाता है, लेकिन स्थानीय जो व्यंजन हैं उन्हें बनाना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्थानीय व्यंजन है 5 स्टार जो होटल होते हैं, 5 सितारा होटल होते हैं, उनमें तो मिलने लगे हैं, लेकिन अगर
5 सितारा होटल में ही ये चीज़ें मिलने कभी कभार मिलने लगें तो ये एक दुर्भाग्य की ही बात होगी कि घरों से गायब हो रही हैं, घर में नहीं बनाई जा रही हैं, होटलों में बनाई जा रही हैं। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं, है ना। जो अच्छी तरह से बनाई जाती थी पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, ये अब बाज़ारों से गायब होती जा रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। जो उत्तर भारत में व्यंजन थे उनकी भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है ना। कि जो गली मोहल्ले में आसानी से मिल जाती थी खाने की चीज़ें उत्तर भारत की, वो अब कहाँ खास दुकानों में उन्हें तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। जो स्थानीय व्यंजन है वो आधुनिकता के माने जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनके पीछे ही हम चल रहे हैं और स्थानीय व्यंजनों को हमने छोड़ दिया है। और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। तो हमने पश्चिम की बहुत सारी चीज़ों को अपना लिया है, पश्चिम के खान पान को, जो हमारे स्वाद को और स्वास्थ्य को और सरसता को के मामले में भी वो ज़्यादा अनुकूल नहीं होती हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोज और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रखती जाती हैं और उनका स्वाद गम होता रहता है। मतलब क्या है कि जैसे प्रीति भोज कहते हैं, शादियों में जो खाना खिलाया जाता है उसको प्रीति भोज कहते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि जो पार्टियों में और शादियों में अब तरह तरह के सारे मतलब पूरे भारत की जो डिशेज़ हैं, जैसे कि साग है, इडली है, डोसा है, चाउमीन है, गोलगप्पे हैं, मतलब शादियों में, पार्टियों में, प्रीति भोज में सारे खानों को एक साथ रखा जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम उसका स्वाद सही से नहीं ले पाते हैं कि सब हम प्लेट में भर लेते हैं, थोड़ा 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 सारी चीज़ें भर लेते हैं और सभी चीज़ों को खाते हुए क्या पेट जो है सही नहीं रहता और इन चीज़ों को खाकर सही हम स्वाद भी नहीं ले पाते हैं। बस थोड़ा 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 सब चीज़ खाए जा रहे हैं कि स्वाद तभी आता है जब कोई एक ही चीज़ खाई जाए, है ना। सभी चीज़ों को खाएंगे तो कैसे हम पता कर पाएंगे कि किसका स्वाद ज़्यादा अच्छा है, किसका नहीं है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि प्रीति भोज में जो क्या है अब सारी चीज़ें एक साथ रख दी जाती हैं, उनका स्वाद जो है ख़त्म होता जा रहा है, गम होता जा रहा है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम अब उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर ऐसी ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। विपरीत प्रकृति वाले जो हमें नुकसान देंगे कि किसी, जैसे हमने अभी गर्म चीज़ खाई कोई और उसके बाद ठंडी आइसक्रीम खा ली, तो विपरीत प्रकृति वाले के जो हमारे शरीर को नुकसान देने वाली चीज़ें हैं उन्हें हम अपने थाली में परोस लेते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। तो जैसे कि जो ये खान पान की मिश्रित विविध संस्कृति बनी है कि सभी प्रांतों के भोजन एक साथ परोसे जाते हैं, तो लग यही रहा है कि ये अब यही विकसित होती जा रही है आगे, और हो भी रही है, आगे भी होती रहेगी। तो उससे क्या करना है, हमें तरह तरह से जांचते रहना चाहिए कि इस संस्कृति को भी जांचते रहना चाहिए, लेकिन अपनी जो स्थानीय खाना है उसे भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।